दोस्तों फाइनली इंतजार खत्म हुआ और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं कि हम लोग अपने पीसी को किस तरह से फॉर्मेट करके उसमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। पीसी को फॉर्मेट करते समय सबसे बड़ी जो समस्या रहती है कि हमारा डेटा नुकसान होने का या फिर डेटा लॉस होने का खतरा बना रहता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका डेटा का भी कोई नुकसान नहीं होगा और पीसी फॉर्मेट भी इजीली आप कर सकते हैं। तो कंप्लीट हम लोग सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो में बने रहिए। भले ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अगर कंप्लीट सीखना है कि किस तरह से हम लोग पीसी को फॉर्मेट करते हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो में बने रहना है। लेकिन पहले समझते हैं कि डेटा लॉस का मतलब क्या होता है। जब हम लोग पीसी को फॉर्मेट करते हैं तो उसमें जो हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है और उसके ऊपर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्लेस ले लेता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो पहले से हमारे पास अवेलेबल जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, जैसे कि VLC प्लेयर, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, उसके बाद MS ऑफिस हो गया जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारा आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में होते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर से लेके बहुत दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में इंस्टॉल रहते हैं जो कि हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो पीसी को फॉर्मेट करते समय अगर आप इनका बैकअप नहीं ले लेते हैं तो ऐसे में आपका सारा जो सॉफ्टवेयर है वो सारा रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जिसको फिर से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए हमें 1 बाय 1 उसको डाउनलोड करना होता है और फिर से हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसी को बोला जाता है डेटा का लॉस हो जाना। जो हमारे पास पहले से कंप्यूटर में अवेलेबल जो जरूरी चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाना ही एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डेटा का लॉस हो जाना है। लेकिन मैं जो तरीका पीसी फॉर्मेट का आपको बताने वाला हूँ इसमें आपका कोई भी डेटा का नुकसान नहीं होगा। तो चलिए आप बात करते हैं कि पीसी को फॉर्मेट करने से पहले आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए, जो कि पीसी फॉर्मेट से पहले अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपको पीसी फॉर्मेट में दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेन ड्राइव का बूटेबल कैसे बनाया जाता है। जो हम लोग पीसी को फॉर्मेट करेंगे तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में लोड करने के लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम को पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना पड़ता है, तो उसको आपको बनाना आना चाहिए बूटेबल। पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल किस तरह से बनाया जाता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बिफोर फॉर्मेट पीसी के पार्ट 5 वाले वीडियो को, उसके लिए आप जरूर से देख लीजिएगा। सेकेंड चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि हार्ड ड्राइव का पार्टीशन कैसे क्रिएट किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाता है। तो सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है तो पहले से ही जो हमारा सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से है उसी के ऊपर में ये रिप्लेस ले लेगा। तो इसीलिए हम लोगों को अलग से एक पार्टीशन क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आपको ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट करना आना चाहिए, क्योंकि नए वाले पार्टीशन में, नए वाले ड्राइव या पार्टीशन में हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम नया वाला है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसी वजह से हम लोगों को नया पार्टीशन बनाना आना चाहिए। आप अपने ड्राइव का पार्टीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, बिफोर फॉर्मेट पीसी के पार्ट 7 वाले वीडियो को, उसके लिए जरूर से देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि किस तरह से आप ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि बायोस सेटअप या सिमोस सेटअप जो होता है हमारा, उसमें हम लोग कैसे इंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चाहिए होता है बूट की या बायोस की चाहिए होता है। तो वो आप अपना बायोस की कैसे खोज सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर का एक अपना बायोस की या बूट की होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अपना बायोस की या बूट की कौन सा है। तो फॉर्मेट करते समय जो बूट की या बायोस की आपको ज़रूरत होगा वो आप अपना बायोस की कैसे खोज सकते हैं या बूट की कैसे खोज सकते हैं, उसके लिए मैंने बिफोर फॉर्मेट पीसी के पार्ट 10 वाले वीडियो में सभी चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि आप अपने बूट की या बायोस की को कैसे खोज सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो वो वीडियो आपको ज़रूर से देख लेना चाहिए, ताकि जब आप अपने पीसी को फॉर्मेट कीजिएगा उस समय आपको ये बूट की अगर पहले से मालूम होगा तो ऐसे में पीसी फॉर्मेट करते समय आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, आप इजीली कर लेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन तो आपको ये रहेगा कि बिफोर फॉर्मेट पीसी के पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक मैंने टोटल 10 वीडियोस बनाए हैं, उसको आप जरूर से देख लीजिए पीसी को फॉर्मेट करने से पहले, ताकि ये वीडियो आपको बेटर तरीके से समझ में आए। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप टोटल इतना सारा वीडियो आप देखना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए केवल आप 3 वीडियो जरूर से देख लीजिए, जिसमें से पहला वीडियो तो बूटेबल कैसे बनाया जाता है वो आप जरूर से देख लीजिए, और दूसरा वीडियो पार्टीशन कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी आप जरूर से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप बायोस सेटअप या सिमोस सेटअप में कैसे एंटर करना है, उसके लिए आपको जो बूट की चाहिए अपना आप बूट की कैसे ढूंढ सकते हैं वो वीडियो जरूर से देख लीजिए। ये 3 वीडियो आपको जरूर से ही देख लेना है ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए।
हम लोग सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेप 1 में हमें क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। स्टेप 1 में आता है सबसे पहले कि हमारे पास क्या क्या जुगाड़ अवेलेबल होना चाहिए पीसी को फॉर्मेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज 7 को आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप विंडोज 10 को करना चाहते हैं तो विंडोज 10 को आपको डाउनलोड करना है। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो वाला सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको इस तरह का एक पेन ड्राइव चाहिए जो कि कम से कम 8 GB का तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग बूटेबल इस पेन ड्राइव में बनाएंगे तो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज ही 4 GB से ज़्यादा या 4 GB लगभग तो रहता ही है, तो इसी वजह से हमें पेन ड्राइव का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा वाला चाहिए। तो इसी वजह से हम लोगों को कम से कम 8 GB का पेन ड्राइव तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास पहले से पेन ड्राइव अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो मार्केट से आपको ये पेन ड्राइव कम से कम 400-500 के प्राइस रेंज में ये मिल जाएगा, तो उसको आप परचेस कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की ओर, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पेन ड्राइव में बूटेबल बनाएंगे। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें पहले अपने पेन ड्राइव में उसको बूटेबल बनाना होगा और उसके बाद पेन ड्राइव के जरिए हम लोग अपने कंप्यूटर में या पीसी में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें पेन ड्राइव का बूटेबल बनाना है। तो बूटेबल बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ती है जो रूफस सॉफ्टवेयर होता है, या फिर आप पावर आईएसओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बूटेबल कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है बिफोर फॉर्मेट पीसी के पार्ट 5 वाले वीडियो को, उसके लिए आप जरूर से देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर के जरिए बूटेबल कैसे बनाया जाता है। तो पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर को सबसे पहले अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर से किस तरह से बूटेबल बनाना है चलिए हम लोग देखते हैं। तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का एक पेन ड्राइव चाहिए जो कि कम से कम 8 GB का तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा का अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इसको चलिए हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से शो करने लगता है, जिसका मतलब है कि हमारा पेन ड्राइव कंप्यूटर में सपोर्ट कर चुका है। अब हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको बोलते हैं पावर आईएसओ। तो ये पावर आईएसओ इंस्टॉल रहना चाहिए आपके कंप्यूटर में। इसके ऊपर में राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज बटन है शुरू में अपीयर नहीं होता है। तो थोड़ा देर वेट करने के बाद इस तरह से अपीयर होने के बाद इसको आप यहाँ से काट सकते हैं। उसके बाद हमें टूल्स के टैब में आ जाना है। टूल्स के टैब में आने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, उसमें हमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम क्या होता है कि यहाँ चेक करना है कि ये पेन ड्राइव शो कर रहा है कि नहीं हमारा। तो पेन ड्राइव शो कर रहा है, मतलब ये हमारा पेन ड्राइव इसमें पावर आईएसओ में लोड हो चुका है। अब ये पेन ड्राइव तो पावर आईएसओ में लोड हो चुका है। अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इस फाइल में, इमेज फाइल में लोड करना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो फोल्डर आप येलो कलर का देख रहे हैं उस पर क्लिक करके आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बूटेबल आप बनाना चाहते हैं उसको अपने ड्राइव के लोकेशन के हिसाब से आप खोज लीजिए जहाँ पे आपने रखा है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में रखा है, तो उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को एक बार क्लिक करना है और उस सॉफ्टवेयर में एक बार क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ कि ये नीचे जो ओपन लिखा हुआ उसमें आपको एक बार क्लिक करके इसको ओपन करना है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये पावर आईएसओ वाले सॉफ्टवेयर में लोड हो चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, तब हमारा ये बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपको वार्निंग मैसेज शो करेगा, जिसका मतलब है कि पेन ड्राइव में पड़ा हुआ सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपका ज़रूरी फाइल है तो उसको आप अलग से हटा करके बैकअप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद में आपका बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बूटेबल जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ भी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका इस तरह से ग्रीन लकीर स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि पेन ड्राइव का बूटेबल बनना स्टार्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कम से कम ये 10 मिनट का टाइम लेता है। कंप्लीट बूटेबल बनने के बाद इस तरह से सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, जिसको ओके करके यहाँ से हमें क्लोज कर देना है। उसके बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बना है कि नहीं एक्चुअल में, उसको चेक करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को ओपन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये इस तरह से लोगो नज़र आना चाहिए। अगर आपका लोगो नज़र नहीं आ रहा है तो कंप्यूटर को एक बार स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद ये इस तरह से लोगो नज़र आना चाहिए। इसका मतलब है कि पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है।
थर्ड स्टेप में हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो उस समय हमारा या तो विंडोज 7 ऑन होता है या तो विंडोज 10 या जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो ऑन होता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्ड डिस्क में रहता है। तो कंप्यूटर जब भी ऑन होता है हमारा, तो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराना वाला है हमारे पास, वही ऑन करता है। लेकिन जब हम लोग नया ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बना हुआ पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में यानी कि अपने सिस्टम यूनिट में जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो कंप्यूटर के पास यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाते हैं। या तो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है वो वाला ऑन करे, या तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पेन ड्राइव में बूटेबल बनाया है उसको ऑन करे। तो कंप्यूटर के पास यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाते हैं, तो वो किसको सबसे पहले ऑन करेगा? तो डिफ़ॉल्ट रूप में जो सेट रहता है उसी को वो ऑन करता है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से जो हमारा हार्ड डिस्क है उसमें जो हमारा पड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना वाला है उसी को वो ऑन करता है। तो हमें ये सेट करना होगा कि पुराने वाले को नहीं बल्कि नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को पेन ड्राइव से बूट करें। तो पेन ड्राइव से बूट करवाने के लिए हमें सिमो सेटअप या बायोस सेटअप में घुस करके पेन ड्राइव को पहले नंबर पे सेट करना होगा ताकि ये पेन ड्राइव से बूट ले। तो इसी वजह से पहले हम लोगों को वो सेटिंग करना होगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। पेन ड्राइव की बूट सेटिंग को पहले नंबर पे सेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस तरह का पेन ड्राइव चाहिए होगा जो कि 8 GB का होना चाहिए कम से कम, और ये बूटेबल भी बना होना चाहिए। तो इस तरह का पेन ड्राइव हम लोगों को सबसे पहले अपने सिस्टम यूनिट में इंसर्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट बटन पे आने के बाद यहाँ से रीस्टार्ट कर लेना है। तो जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमें बायोस की या बूट की को प्रेस करना होगा। तो उसके लिए जैसे ही स्क्रीन ऑफ होगा हमें अपना बायोस की या बूट की प्रेस करना होगा। तो मेरे केस में ये डिलीट बटन से होता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से तुरंत बायोस की या बूट की को दबाता ही रहना है, प्रेस करते ही रहना है ताकि ये बायोस मोड या सिमोस मोड में इंटर हो जाए। और हर कंप्यूटर का अपना बायोस की या बूट की होता है। तो आपका अपना बूट की या बायोस की कैसे आप ढूंढ सकते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है बिफोर फॉर्मेट पीसी के पार्ट 10 वाले वीडियो को जरूर से देख लीजिए। इस मोड में माउस हमारा बिल्कुल वर्क नहीं करता है, तो कीबोर्ड से ही हमारा सारा काम हमें करना होगा। तो उसके लिए अप एरो और डाउन एरो का इस्तेमाल हमें सबसे ज़्यादा करना होता है। तो डाउन एरो से इस तरह से हमें एडवांस बायोस फीचर में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करने के बाद में डाउन एरो से इस तरह से फिर से नीचे आना है और सेकंड ऑप्शन में हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी में इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तोशिबा का हार्ड डिस्क का ये पहले नंबर पे शो कर रहा है और सेकंड नंबर पे सोनी का USB डिवाइस शो कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इस सोनी के USB पेन ड्राइव को पहले नंबर पे लाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि इस सेकंड नंबर वाले को एक नंबर पे लाना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को न्यूमेरिक की का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप माइनस और प्लस बटन का यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है चेंज प्रायोरिटी का। तो न्यूमेरिक की का हमें यहाँ पे प्लस बटन को प्रेस करना होगा। तो जैसे ही हम लोग इसको प्लस बटन को न्यूमेरिक की का प्रेस करते हैं तो सोनी हमारा एक नंबर पे सेट हो गया। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी ये नम लॉक ऑन नहीं रहता है, न्यूमेरिक की का नम लॉक ऑन नहीं रहता है, जिस वजह से ये काम नहीं करता है। तो नम लॉक को हमें इस तरह से ऑन कर लेना है और उसके बाद ही हमारा न्यूमेरिक की काम करेगा, जिसमें हमें प्लस बटन को प्रेस करके सोनी वाले पेन ड्राइव को फर्स्ट नंबर पे लाना होगा। इसके बाद हमें और भी सेटिंग करना होगा। तो उसके लिए एस्केप बटन से हमें बैक एक बार आ जाना है। उसके बाद डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए हमें नीचे आ जाना है। नीचे में यहाँ पर आप फर्स्ट बूट डिवाइस का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे हार्ड डिस्क आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा। तो उसको आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एंटर बटन आपको प्रेस करना है इस तरह से, और ये जो टिक मार्क आप देख रहे हैं हार्ड डिस्क में उसको हमें रिमूवेबल में सेट करना होगा। तो यहाँ से हमें अप एरो का इस्तेमाल करते हुए उसको रिमूवेबल में सेट करना है। उसके बाद हमें इंटर बटन प्रेस कर देना है। ये सारी सेटिंग्स कर लेने के बाद में अब हमारा कंप्यूटर पेन ड्राइव से बूट लेने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन उसके लिए हमें F10 से इन सारी सेटिंग्स को सेव कर लेना होगा, तभी जाके ये पेन ड्राइव से बूट लेगा। सेव करने के लिए हमें F10 को प्रेस करना है। उसके बाद ये येस का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो हमें इंटर बटन को प्रेस करना है। उसके तुरंत बाद ही हमें कीबोर्ड का कोई एक की को तुरंत लगातार इस तरह से प्रेस करते रहना है, और तब तक प्रेस करते रहना है जब तक कि ये पेन ड्राइव से बूट ना ले ले। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस की से आप सिमो सेटअप में या बायो सेटअप में एंटर किए थे, जैसे कि मैंने डिलीट बटन से किया था, तो उस की को छोड़ करके कीबोर्ड का कोई भी दूसरा की को प्रेस करना है इस तरह से लगातार आपको। उसके बाद आपको थोड़ा देर में इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर 32 बिट और 64 बिट का ऑप्शन मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट का ऑप्शन आता है तो x86 अगर है तो उसका मतलब है कि 32 बिट, और x64 अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि 64 बिट। तो आपको अपने अकॉर्डिंग बिट का सिलेक्शन करते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाना है।
तो मेरे केस में ये शो नहीं कर रहा है, तो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं विंडोज़ 7 को सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ से शुरू होता है हमारा स्टेप नंबर 4, जिसमें हमारा पेन ड्राइव का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बूटेबल बनाया था, वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में, यानी कि हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में इंस्टॉल लेना चालू हो चुका है। यानी कि विंडोज़ का जो फाइल यहाँ पर लोडिंग लिखा रहा है, ये पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में लोड ले रहा है। तो इस तरह से पेन ड्राइव से नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन हमारे हार्ड डिस्क में, यानी कि हमारे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में करने के लिए जो इस तरह से प्रोसेस हो रहा है, इस दौरान में बहुत सारी सेटिंग्स को भी हमें करना होता है। जैसे कि ये वाला विंडोज़ का जो आप लकीर देख रहे हैं वाइट कलर का, ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारा कंप्यूटर खुद ब खुद रिस्टार्ट ले लेगा। और इस दौरान में, इस पीसी फॉर्मेट के दौरान में बहुत बार हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा खुद से, और फिर से ऑन होगा, फिर से टर्न ऑफ होगा, फिर से ऑन होगा। इस तरह की प्रक्रियाएं होती रहेंगी। तो आपको पेशेंस के साथ में काम करना है, और इस दौरान में किसी भी की को प्रेस नहीं करना है। आपके कीबोर्ड का किसी भी की को इस प्रोसेस के दौरान में प्रेस नहीं करना है, जब तक कि ये रिकमेंड ना करे। उसके बाद ये हमें इस तरह से रिकमेंड करना है, जहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। या फिर यहाँ पे आप गौर कीजिए, एन के नीचे डॉट दिया हुआ है, यानी कि एन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो अल्ट के साथ में एन बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं अल्ट के साथ एन बटन को प्रेस करता हूँ, उसके बाद ये नेक्स्ट हो गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पे आई के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जिसका मतलब है कि कीबोर्ड का अल्ट बटन के साथ अगर हम लोग आई बटन को प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉल लेना चालू हो जाएगा। तो अल्ट के साथ आई मैं प्रेस कर देता हूँ, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। उसके बाद हमें इस तरह से विंडोज़ की पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन मिलता है, जिसको टिक किए बिना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ की पॉलिसी बहुत लंबी चौड़ी लिखी हुई रहती है, जिसको कोई भी नहीं पढ़ता है। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। तो आई एक्सेप्ट के जगह में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ए के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि कीबोर्ड का अल्ट और ए को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो आई एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं आई एक्सेप्ट करने के लिए अल्ट और ए को एक साथ प्रेस करता हूँ, तो ये टिक मार्क एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप चाहे तो एन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ तो अल्ट एन प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो माउस से क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 5। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि फ़िलहाल जो हमारे पेन ड्राइव से नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है, यानी कि लोड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें उस 100 GB वाले पार्टीशन ड्राइव में उसको लोकेट कर देना है जो हमने बनाया था। तो उसके लिए हमें सेकंड ऑप्शन कस्टम एडवांस वाले ऑप्शन में क्लिक करके इस तरह से इस पेज में आ जाना है, जहाँ पे आप पार्टीशन 1 देख रहे हैं। पार्टीशन 1 में सिस्टम अपने यूज़ के लिए उसको रिजर्व कर लेता है। उसके बाद पार्टीशन 2 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सी ड्राइव होता है। तो अगर आप सी ड्राइव को ही फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये सी ड्राइव में नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि जनरली लोग ऐसा ही करते हैं। अगर आपको नॉर्मली इसी तरह से करना है तो आप सी ड्राइव यानी कि पार्टीशन 2 के साथ में सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से करते हैं तो आपके कंप्यूटर में पहले से जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपने इंस्टॉल करके रखे हैं प्रोग्राम एंड फीचर्स में, वो सारा प्रोग्राम एंड फीचर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपके डेटा का लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे डेटा का नुकसान भी ना हो और ऑपरेटिंग सिस्टम नया वाला इंस्टॉल भी हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पार्टीशन क्रिएट करने का, यानी कि 100 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करना होगा हमें, और उस नए वाले पार्टीशन में हम लोग नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो इसी वजह से पीसी को फॉर्मेट करने से पहले ही आपको 100 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर लेना है। अगर आपको पार्टीशन क्रिएट करना नहीं आता है तो बिफोर फॉर्मेट पीसी के पार्ट 7 वाले वीडियो में मैंने उसको काफ़ी डिटेल से बताया है कि आप अपना पार्टीशन 100 GB का कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि 100 GB का जो पार्टीशन है उसको आप प्रॉपर्टी से यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा कितना GB का पार्टीशन है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 100 GB का पार्टीशन जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें पहले से आपका कोई डेटा ना पड़ा हो, यानी कि जिस पार्टीशन को आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे उस पार्टीशन में कोई भी डेटा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको उस 100 GB के पार्टीशन को पहले ही खाली रखना है।
उसके बाद आपको इस तरह से पार्टीशन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से बहुत सारे फाइल लोड होने लग जाते हैं और जो वाला फाइल लोड होकर कंप्लीट हो चुका होता है उसके बगल में ग्रीन टिक आ जाता है। तो बारी बारी से सभी फाइल लोड होना चालू हो जाते हैं। तो बारी बारी से सभी फाइल 0 से 100% इस प्रकार से लोड होना चालू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आराम से काम लेना है। तो विंडोज 7 के इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया में कम से कम आधे घंटे का समय तो लग ही जाता है और किसी किसी केस में ये 40-45 मिनट का समय भी लगा देता है। वो डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितने जीबी का रैम लगा है। पेन ड्राइव से सारा फाइल जब हमारे हार्ड डिस्क में लोड हो जाता है तो इस तरह का ग्रीन लकीर शो होने लगता है, जिसका मतलब है कि अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव से हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लोड हो चुका है, यानी कि स्टोर हो चुका है। और इस ग्रीन लकीर के बाद में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार हमारा जो पीसी फॉर्मेट का जो प्रोसेस है वो टाइम लूप में फंस जाता है, यानी कि हमारा दोबारा ये पेन ड्राइव से ही बूट लेने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें बायोस सेटअप में जा करके पेन ड्राइव को जो हमने पहले नंबर पे सेट किया था उसको सेकंड नंबर पे दोबारा सेट करना होगा और उसके बाद में हार्ड डिस्क को इस बार पहले नंबर पे सेट करना होगा। तो स्टेप 6 में हमें हार्ड डिस्क को 1 नंबर पे सेट करेंगे। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इस प्रकार से सेम प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है, जिसको इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो फिर से हमारा सब कुछ उसी प्रकार इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है, जिसको अगर फिर भी हम लोग आगे नेक्स्ट करके बढ़ाते हैं तो सब कुछ हमारा फिर से सेम प्रोसेस होने लगता है। सारा ड्राइव का पार्टीशन से लेके सारा प्रोसेस हमारा फिर से इंस्टॉलेशन लेने की प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती है। तो ये एक तरह से टाइम लूप में फंस जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप फंस चुके हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको क्लोज बटन से क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे यस आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद और एक बार आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना होगा और फिर से यस करना होगा। उसके तुरंत ही बाद आपको कंट्रोल अल्ट को प्रेस करके रखना है। उसके बाद डिलीट बटन को इस तरह से प्रेस करना है। इससे हमारा कंप्यूटर फिर से रिस्टार्ट मोड में जाएगा और जैसे ही ये रिस्टार्ट होने लगेगा तो हमें कंट्रोल और अल्ट बटन को छोड़ करके उस की को प्रेस करना है जिससे हमारा बायोस मोड में जाता है। तो मेरे केस में ये डिलीट बटन से बायोस मोड या सीमोस मोड में एंटर होता है, तो इसको मुझे इस तरह से प्रेस करना है। तो जिस बूट की या बायोस की से आपका कंप्यूटर सीमोस सेटअप या बायोस मोड में जाता है उस की को आपको प्रेस करना है। उसके बाद डाउन एरो प्रेस करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे और फिर से हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी को यहाँ से चेंज कर देंगे। तो उसके लिए फिर से हमें यहाँ डाउन एरो से नीचे आ जाना है हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी में और फिर से एंटर बटन प्रेस करना है। तब उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि सोनी हमारा 1 नंबर में है, तो इस बार हम लोग माइनस बटन को क्लिक करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे सेट हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको इस तरह से डाउन एरो से पहले इसको नीचे आना है और प्लस बटन से हार्ड डिस्क को 1 नंबर पे सेट कर देना और फिर हमें एस्केप बटन से बैक आ जाना है। उसके बाद नीचे इस तरह से डाउन एरो से हमें आना है। यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस को हमें रिमूवेबल से हार्ड डिस्क में चेंज करके फिर से एंटर बटन प्रेस कर देना है। इस तरह से सेट कर देने से अब क्या होगा हमारा कि हमारा अब हार्ड डिस्क से बूट लेना चालू होगा, क्योंकि पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्ड डिस्क में लोड हो चुका है। अब ये हार्ड डिस्क से बाकी प्रोसेस लेगा। तो अब हमें इस सारे सेटिंग्स को सेव कर देना होगा। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हमें F10 प्रेस करना है, उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देना है। इस दौरान में आपका कंप्यूटर कई बार रिस्टार्ट होगा या टर्न ऑफ होगा, फिर से टर्न ऑन होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी की प्रेस नहीं करना है जब तक कि कोई की दबाने ना बोला जाए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेटअप लिखा हुआ सामने आ रहा है, तो ये सेटअप चेकिंग करता है। उसके बाद ये परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बाकी प्रोसेस करता है। इस प्रकार उसके बाद आपको नाम को टाइप करने का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर देना है और नाम को टाइप करने के बाद में जब आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको इस तरह से पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो फिलहाल मैं कोई पासवर्ड सेट नहीं करने वाला हूँ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद में 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको आस्क मी लेटर का ऑप्शन जो होगा उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है और फिर आपको टाइम सेटिंग करने का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अपने कंट्री के अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर लीजिए। तो हमारा इंडिया है, तो इंडिया में +5:30 को सेलेक्ट करके हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा इस तरह से वेलकम लिखा हुआ आता है, जिसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर अब पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका है। ये डेस्कटॉप स्क्रीन को प्रिपेयर कर रहा है और अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने
रिसाइकिल बिन का आइकन दिखाई दे रहा है। अब हमारा यहाँ पर कंप्यूटर का आइकन तो शो नहीं कर रहा, तो उसको भी लाने के लिए एक सेटिंग हमें यहाँ करना पड़ता है। तो उसके लिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे आ जाना है। पर्सनलाइज में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे चेंज डेस्कटॉप आइकन पे आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल में आपको टिक मार्क कर लेना है। और कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल में टिक मार्क करने के बाद अप्लाई और ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर आइकन शो होने लगता है और साथ में कंट्रोल पैनल भी शो होने लगता है। तो इस तरह से आप बिना डेटा लॉस किए ही अपने कंप्यूटर को बहुत ईजी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत जरूरी चीज बताता हूँ। हमने जो ये पूरा प्रोसेस किया है फॉर्मेट करने का, इसमें आपका 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में लोड हो चुका है। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन कीजिएगा तो यहाँ आपको दोनों में से किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करके ऑन करना होगा। अब अगर आप ऐसे कंडीशन में चाहते हैं कि मैं पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर दूं, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर को एक बार लॉगिन करके टर्न ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको विंडो और आर बटन को प्रेस करके रन कमांड में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है msconfig। स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। msconfig टाइप करने के बाद आपको यहाँ से इंटर बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको बूट टैब में आ जाना है। बूट टैब में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट करने का ऑप्शन देता है जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि करंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे शो करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देता है। यानी कि फिलहाल जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने ऑन किया है उसी को आप डिलीट करना चाहेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। तो अगर आप पुराने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट करना चाहते हैं और उसी में आपने लॉगिन किया हुआ है और उसी को डिलीट करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। तो आपका पुराना वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपको डिलीट करने के लिए नए वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करके पुराने वाला को डिलीट करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको उसको सेलेक्ट कर लेना होगा पुराने वाले को। उसके बाद यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक करके अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ये रिस्टार्ट करने का एक ऑप्शन देगा तो आपको रिस्टार्ट कर देना है। तो उसके बाद आपका कंप्यूटर में केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेकिन अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा सॉफ्टवेयर डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे।